Hello dear aspirants. So once more a new beginning for us, that is CSAT. Again I will say I won't be teaching you here, I'll be doing mindset making for CSAT, and that is basically targeted towards UPSC prelims 2023. Fine. So the motive of this session for this particular day is, as I promised you कि from this weekend I will start the CSAT का part for you. So as you know, before starting something as a mentor, ये मेरी जिम्मेदारी है, it's my responsibility to talk to you, to brief everything, to explain the things in which manner we are gonna do this part. Fine. तो उससे पहले अपने को करना क्या है, इस CSAT के लिए कुछ बेसिक बातें मुझे आपको बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. The first and foremost point is, आप चाहें तो अपने आज के लेक्चर को प्लीज नोट डाउन ईच वर्ड्स. ये जो CSAT का पेपर होता है मेरे बच्चे, दिस इज अ पेपर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज. जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएं उतना ही आपके लिए भलाई है. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज. और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, उसका एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूंगा. बात यह, मैं आपको डराऊंगा नहीं, जैसे कि लोग कहते हैं कि CSAT में इतने लोग फेल हो रहे हैं, इतना हो रहा है. उसका रीजन ये डराने वाले लोग ही हैं. वो आपको पास करवाने नहीं आए, वो अपना प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं. आई एम सॉरी बट द रीजन इज कि यार उस एग्जाम को ऐसा बना दिया है जैसे कि उसके ऊपर अगर आपने 6 महीने की कोचिंग नहीं ली तो आपका काम होगा ही नहीं. तो आज के इस सेशन में CSAT की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है. पर्सन्स हु आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड और पर्सन्स हु आर विद द लॉजिकल एटीट्यूड, दे ओनली नीड टुडेज सेशन, नॉट मोर देन दैट. ये भी बात क्लियर है. फिर उसके बाद जो लोग ह्यूमैनिटीज से आते हैं, उनका मैथ्स में, क्वांट में कुछ वीक रहता है, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ सेशंस लूंगा. 1-2 सेशंस रीजनिंग पर भी रखूंगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है और करना है. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. Why I call it presence of mind? सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत होती है कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं इसके पीछे. बात यह नहीं थी कि प्रॉफिट लॉस और सिंपल लाइक जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं हुआ. बात यह है, आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए. उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है. जब आप ध्यान से सुनना आज के मेरी बात को, जब आप GS पेपर 1 देकर सुबह जब जनरल स्टडीज वाला पेपर देते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, तो होता क्या है, आप इस पेपर में आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि आपको इसी से कट ऑफ है, आप इसमें बेटर करने की कोशिश करते हैं. UPSC एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल, UPSC एंड IITJ, दीज आर 2 एग्जाम्स जो आपको हर साल अपने औकात बताने की क्षमता रखते हैं. ठीक है. तो पेपर 1 इज ऑलवेज शॉकिंग इन नेचर, राइट. कई सारे स्टूडेंट्स हम में से ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम से पहले वाली रात को नींद नहीं आती है, नो मैटर हाउ मच गुड दे आर प्रिपेयर्ड. हो सकता है उस दिन ट्रैवलिंग या कुछ ऐसा हो, दे आर नॉट हेल्थ वाइज वेल. सो दोज कंडीशंस, ये जो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, ये यहाँ पर जब आपको शॉक लगता है GS 1 में, तो आपको वो कंस्ट्रेंट्स और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आप और डल फील करने लगते हैं. धैर्य रखिए, पढ़ाना मुझे आता है, 12 साल हो गए हैं, ठीक है.
और ज़्यादा जिनको पढ़ने की ज़्यादा जल्दबाजी होती है ना, तो पढ़ते रहिए, जिंदगी भर ज्ञान इकट्ठा करते रहिए आप। दिस एग्जाम, cracking the exam is not the knowledge only, it is art, strategy. So अब हमें करना क्या होता है, जब हम GS1 में हमें शौक लगता है या हमने जो सोचा था उस टाइप से परफॉर्मेंस नहीं होता है, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो जब हम शिफ्ट 2 में जाते हैं, और आप लोग जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, शिफ्ट 2 में मेंटली हम फैटिग्ड रहते हैं वहां पर, ठीक है। मतलब हमारा वही जो माइंड का लेवल है, जो फंक्शनिंग है, वो उस लेवल की नहीं रहती है जो हमारी यूजुअल डेली लाइफ में होती है। इसी सीसेट पेपर को शिफ्ट 2 के बाद एग्जाम हॉल से निकलने के बाद जब आप मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं, आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप लाइट फील कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप मेट्रो में हैं, एग्जाम हॉल के सेंटर से जब निकल के आए, अब आप लाइट फील कर रहे हैं, आप बर्डन्ड नहीं हैं। तो वो लोग मैंने कई सारे क्वेश्चंस के कोरा क्वेरीज लिए हैं, मेंटरिंग कॉल्स लिए हैं, किसी का 0.5 से रुक रहा है, किसी का 2 नंबर से, किसी का 1 नंबर से। सीसेट GS का स्कोर उनका 110 115 जा रहा है। और वही लोग इस लाइट मूड का अगर बात को समझ जाएं तो आपका काम आसान है। बात यही थी केवल कि अब आपने क्या किया, जब आपका सीसेट क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार में आप लग गए यहां पर, ठीक है, नॉलेज पर, और रही सही कसर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आपकी मल्टीप्लाई कर दी। उन्होंने कहा आइए हम आपको सीसेट का एक नया बैच देते हैं, आइए हम आपको ये नए नए तरीके से मैथ्स करना सिखाते हैं, नए नए तरीके से क्वांट आपको करना सिखाते हैं। और खासकर जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं दोस्त, यकीन मानो ये सब आपको नहीं चाहिए। अगर आपको केवल एक बार हिंट कर दिया जाए कि रेशियो प्रोपोर्शन ऐसे कर सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस ऐसे कर सकते हैं, और जो टाइम एंड वर्क है उसको ऐसे करना है, एक बार माइंडसेट मेकिंग अगर आपकी कर दी जाए तो आपके लिए ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं। एक बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का तरीका बता दी जाए, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कैसे हेल्प लेना है, आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बिकम द मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्ट इजी टॉपिक। थिंग इज, अब आप पड़ गए नॉलेज के चक्कर में अगले, क्योंकि पिछली बार आपने सीसेट फेल किया, राइट। जिनका सीसेट फेल हुआ वो पड़ गए अब नॉलेज के चक्कर में, और जब नॉलेज के चक्कर में पड़ेंगे आप, तो अगेन आपका ये जो लाइट मूड है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो आपका एकदम से डल होता चला जाएगा। तो कंस्ट्रेंट्स ये हैं, आपने उसका सॉल्यूशन यहां खोजा और कोचिंग ने उसका सॉल्यूशन और कहीं और खोजा और आपको दे दिया कि भैया खरीदो 6000 में, और आपने खरीद लिया। अगेन यू वेंट इनटू द एग्जाम हॉल एंड सेड कि सर मैं इस बार तो 50 टेस्ट लगा कर गया था लेकिन मेरा हुआ नहीं। होता कैसे? आप नॉलेज पे लगे हुए थे। उसका कोई ऐसा थोड़ी है कि यार ये क्वेश्चन जो मैथ्स होता है, लाइक आई एम फ्रॉम द हायर मैथमेटिक्स, सो आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन मैथ्स, बट दैट इज नॉट क्वांट यार। क्वांट इज जस्ट लाइक ना बेसिक 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का जस्ट आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक एप्टीट्यूड हमारा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और एक सिंपल मैं लास्ट पॉइंट आपको बोलूंगा कि यही जो चीजें हैं, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड पर चले जाएं, अब आप कहेंगे सर इतना स्टोरी बताने का फायदा क्या हुआ यहां पर? फायदा ये है दोस्त, एक सिंपल उदाहरण से समझना कि यहां से मैं चला और आगे रास्ते में एक गड्ढा आएगा, ये मुझे पता है, और यहां से मैं चला आगे रास्ते में गड्ढा आएगा, ये मुझे पता नहीं है। अब दोनों सिचुएशन में खुद को रख के देख लो, वही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ये कंस्ट्रेंट अगर आपको मैंने बताए तो आपकी थॉट्स को वैलिडेशन मिला, और जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इन कंस्ट्रेंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे कि कोई बात नहीं, इरिटेट नहीं होना है। एक बार 2 + 3 = 7 लिखा गया तो फिर अपने को इरिटेट होके पेपर को झल्ला के ऐसे नहीं कर देना है। नहीं, सर ने बोला था कि यार ये सब चीजें होंगी। तो जब आपका क्लियर माइंड सेट रहता है तो आप इस बर्डन को नेगेटिव नहीं लेते हैं।
You don't try to get 200 out of 200 here. You only try to do your max कि यार मेरे से जितना आसानी से हो जाएगा मैं करने की कोशिश करता हूं. Is that clear or not? दूसरी चीज, अगर आप सीसेट के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो डिसीजन आपका है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इससे आपको आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है. ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, ये जो लोग इतने दिनों से हैं मेरे साथ कनेक्टेड, दे नो कि आई हैव नो दिस कमर्शियल पर्पस फॉर दिस, ओनली आई एम कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, और जहाँ से आपकी लाइफ के लाइक गोल्डन टाइम को सेव किया जा सकता है, मैं उन पॉइंट्स पर पर्टिकुलरली फोकस करने की कोशिश करता हूँ, बस इतना है. सिमिलरली रीजनिंग के लिए, रीजनिंग भी इट्स जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड. अब जैसे डाइस है, उन सारे के जस्ट 5-5 मिनट में अगर मैं आपको बता दूं कि यार डाइस वालों को ऐसे करना है, क्वांट में ये क्वेश्चंस इनको ऐसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे ट्राई करना है, ठीक है, ये तो हो गया प्रिपरेशन पार्ट. इसके बाद मैंने आपको बोला कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में अपने आंसर्स को मैच कीजिए, उनको ऑफिशियल की के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए, खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. कोचिंग की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देखेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं उसको, और इतना नैरो आंसर बना देंगे कि आपकी हैबिट उसमें जाने की हो जाती है. और जब आप यूपीएससी एग्जाम में होते हैं तो आपको इसी हैबिट से आप वहां करने की कोशिश करते हैं, एंड यू गॉट रॉन्ग आंसर्स इन दैट. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल फॉर दिस सीसेट एग्जाम. फाइन, डोंट वरी like at all. The first part which I am gonna take for CSET is reading comprehensions. Okay? So हम RCs करेंगे, RCs को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है. ऐसे ही मैं 2-3 सेशन क्वांट के लिए लूंगा और 2-3 सेशन रीजनिंग के लिए. आउट ऑफ दैट आई एम प्रिटी श्योर जो एप्टीट्यूड रखते हैं उनको ये पेपर निकालने में कोई टफनेस नहीं आएगा. क्लियर है? इज दैट फाइन? एक चूंकि आज जनरल मैसेज था मेरा आपके साथ में, तो मैं उसमें एक चीज और कन्वे करना चाहूंगा कि दोस्त, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब बात होती है तो चूंकि अभी मैसेज है तो इसलिए आप मेरी एक बात को क्लियर रखना, आज के बाद whenever you are studying anything, let's say you are reading polity from Lakshmikant, right? Fine, आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रहे हैं. Let's say you start reading the chapter Parliament. Okay, आपकी एक हैबिट होती है कि आपने पहला पैसेज पढ़ा, पहले पैसेज में अगर एक लाइन या कोई शब्द का मतलब समझ नहीं आया आप आगे बढ़ गए. फिर आपने दूसरा पैसेज पढ़ा, 2 लाइन समझ में नहीं आई, आप आगे बढ़ गए. आपको लग रहा है मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूं, ठीक है, पढ़ लीजिए. आपने 1 घंटे में पूरे 72 पेज खत्म कर दिए, लेकिन पता है आप एक क्या नेगेटिव चीज लेकर गए अपने अंदर? कौन सा नेगेटिव एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया है? आर यू एबल टू ग्रैब दैट? द मोस्ट नेगेटिव एटीट्यूड इज दिस, skipping the lines, skipping the meanings, and that is why you are very poor in reading comprehensions. Because if you are in the habit, for me, let's say if I am reading some passage, if I am not getting anything, any like meaning of some line in that passage, then I need to think over that. I don't need generalize the things without any base, without facts and figures. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक पैसेज आपको दिया है, इस पैसेज को कंसाइज करके आपको पढ़ना है, उसका थीम समझना है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो देना है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन वहां से है तो उसको आंसर करना है. तो आपने एक नेगेटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर रखा है, स्किपिंग द थिंग्स, और आप सोचते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 2 लाइन नहीं समझ में आया अगले पे बढ़ गए, 2 लाइन नहीं समझ आया अगले पे बढ़ गए. अरे भाई, एक पैसेज में आपने 1 लाइन 2 लाइन तो छोड़ ही दिया, तो इसका थीम गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ होगा? क्या आप इसका एसेंस बता सकते हैं? एसेंस टाइप का क्वेश्चन जब आपको रहेगा, नो, यू कैन नॉट टेल द एसेंस ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट? So the process is whenever you are reading any passage,
whenever you are reading any passage, then you need to go in between the lines, right? If you are in the habit of skipping the things, you may develop a negative attitude for you, and that is very harmful for your CSAT paper, especially for this RCs. So how to deal that? For that you don't need any kind of 1 month of rigorous process, not at all. So whenever you are in the process of studying, it should be a matter of concern for you only that whatever I am studying, first I should go through that exactly line by line, word by word. I should get the meaning out of that. Then I should try to relate the things. What can be the essence of that particular passage? What can be the theme of that particular passage? And if you are for the round the year, you are studying for your exam, everything. So don't for the CSAT purpose you will study the reading comprehension separately, not at all. It is just part of your study. Okay. So we'll summarize the things in the next few sessions. The today's message was just a short message for you that it is the presence of mind exam, not the knowledge. Okay. So stay tuned. Good luck.